बात कर रहे हैं पादप जगत के बारे में। अध्याय 5 11 साइंस राजस्थान बोर्ड की जो किताबें पहले चलती थी उसका 5वां चैप्टर है पादप जगत, जो कि सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से छपते हैं, सीधी सीधी लाइनें जो है वो यहाँ से छपती हैं। तो सबसे पहले RH वेटेकर ने क्या दी थी, 5 जगत अवधारणा दी थी, और इस 5 जगत अवधारणा के अंदर प्लांटी जगत के अंदर पादपों को रखा गया था। प्लांटी जगत के अंदर क्या रखे गए थे, पादप रखे गए थे। अब उस पादप जगत का जब आगे वर्गीकरण किया जाता है तो उसके अंदर आते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये जो 5 ग्रुप्स हैं जो कि पादप जगत के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैवालों के बारे में। शैवाल जो होते हैं उन्हें समुद्री खरपतवार भी कहा जाता है। शैवाल को क्या कहा जाता है, समुद्री खरपतवार कहा जाता है। एल्गी जो शब्द है वो लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, जिसका मतलब होता है समुद्री खरपतवार। जो शैवाल होते हैं उन शैवालों का जो शरीर है वो पर्णहरित युक्त होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, स्वकोशी होते हैं। इनका जो शरीर है वो मूल, स्तंभ और पर्ण में विभेदित नहीं होता है। जड़, पत्ती और तने के अंदर विभेदित इनका शरीर नहीं होता है। इनके अंदर संवहन उत्तक भी नहीं पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम का इनके अंदर क्या होता है, अभाव होता है। शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। और फिशर को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी का शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तथा भारतीय शैवाल विज्ञान का जो जनक है वो आयंगर को कहा जाता है। आयंगर को भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक कहा जाता है। शैवाल का जो शरीर है वो थैलस होता है। क्या होता है, थैलस होता है। युग्मको उद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। शैवाल का शरीर किसको निरूपित करता है, युग्मको उद्भिद पीढ़ी को, गैमेटोफाइटिक जनरेशन को निरूपित करता है। अविभेदित पादप शरीर मूल, पत्ती और स्तंभ में विभेदित नहीं होता है। तो पादप का जो शरीर होता है वो किस पीढ़ी को निर्देशित करता है, युग्मको उद्भिद पीढ़ी को निर्देशित करता है। इसमें संवहन तक नहीं पाया जाता है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। शैवाल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। शैवालों के अंदर क्लोरोफिल A, B, C, D, E और कैरोटीन और जेंथोफिल पाए जाते हैं। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन और जेंथोफिल जैसे वर्णक पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल A, B, C, D, E, कैरोटीन और जेंथोफिल जो है वो शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। शैवालों का जो मुख्य पादप काय होता है, वो जो शरीर है, मुख्य पादप शरीर जो है वो अगुणित युग्मको उद्भिद पीढ़ी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। शैवाल का जो मुख्य पादप शरीर है वो किस पीढ़ी को निरूपित करता है, युग्मको उद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। इसके अंदर पीढ़ी एकांतरण अस्पष्ट रूप से पाया जाता है। अस्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अर्थात इसमें बीजाणु उद्भिद पीढ़ी भी पाई जाती है, लेकिन वो क्या होती है, अप्रभावी होती है, अल्पजीवी होती है। लेकिन मुख्य पादप शरीर जो है वो किसको निरूपित करता है, युग्मको उद्भिद पीढ़ी को निरूपित करता है। अब बात करते हैं शैवालों का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है, जिसमें क्लोरोफाइसी सबसे पहला है। क्लोरोफाइसी ये हरे शैवाल होते हैं। कैसे शैवाल होते हैं, हरे शैवाल होते हैं। इनमें क्लोरोफिल A और B पाया जाता है। क्लोरोफिल A और B पाया जाता है तथा भोजन का स्टार्च के रूप में क्या होता है, संचय होता है। इसके अंदर प्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, यूलोथिक्स और कारा जैसे शैवाल आते हैं। जेंथोफाइसी को पीले हरे शैवाल कहा जाता है। कौन से शैवाल, पीले हरे शैवाल। इनके अंदर क्लोरोफिल A के साथ क्लोरोफिल E पाया जाता है। क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल E पाया जाता है। इनके अंदर जो भोज्य पदार्थ है वो तेल की बूंदों के रूप में क्या होता है, संचित रहता है, जैसे कि वाउचेरिया। कौन सा, वाउचेरिया और बॉट्रिडियम। तीसरा है क्राइसोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल A पाया जाता है और फाइकोप्राइसिन पाया जाता है। लवक के रूप में क्लोरोफिल A और फाइकोप्राइसिन। और इनके अंदर संचित भोजन जो है वो तेल और ल्यूकोसिन के रूप में संचित होता है, तेल और ल्यूकोसिन के रूप में। नेक्स्ट है बेसिलेरियोफाइसी। इसमें क्लोरोफिल A और C होते हैं और इनके अंदर जो भोजन संचित होता है वो तेल के रूप में। क्लोरोफिल A और C फ्यूकोजेंथिन, और संचित भोजन जो है वो किस रूप में होता है, तेल के रूप में होता है, तेल की बूंदों के रूप में। क्रिप्टोफाइसी क्लोरोफिल A और C और अल्फा और बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है। डाइनोफाइसी क्लोरोफिल A और C, पाइरोफिल्स और स्टार्च और वसा के रूप में इसमें भोजन संचित होता है। आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखने हैं वो याद रखना है आपको क्लोरोफाइसी के बारे में, दूसरा आपको जेंथोफाइसी के बारे में याद रखना है, और तीसरा आपको याद रखना है फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी जिन्हें हम भूरी शैवाल कहा जाता है, भूरी शैवाल जिसमें क्लोरोफिल A और C पाया जाता है, बीटा कैरोटीन उपस्थित होता है और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका रंग जो है वो भूरा होता है। और मैनिटोल और लेमिनेरिन के रूप में इनके अंदर भोजन संचित होता है। एक्टोकॉर्पस, सरगासम और फ्यूकस ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी को हम लाल शैवाल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल A और D पाया जाता है, अल्फा और बीटा कैरोटीन पाई जाती है और R फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है। इनमें जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। पॉलीसाइफोनिया और पोरफाइरा को याद रखना है, नेक्स्ट आपको पांचवा जो याद रखना है वो रखना है मिक्सोफाइसी, नीले हरे शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है नीले हरे शैवाल या साइनोफाइसी जो इसको कहा जाता है, नीले हरे शैवाल जो है वो मिक्सोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल A, C फाइकोसाइन और C फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। इसमें संचित भोजन जो है वो साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में और प्रोटीन युक्त कण पाए के रूप में उपस्थित होता है। ऑसिटिलेरिया और नोस्टॉक और एनाबिना ये मिक्सोफाइसी संघ के सदस्य हैं। तो क्लोरोफाइसी याद रखना है, जेंथोफाइसी याद रखना है, फियोफाइसी याद रखना है, रोडोफाइसी याद रखना है और मिक्सोफाइसी याद रखना है। बाकी आप नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है शैवालों का आर्थिक महत्व, शैवालों के उपयोग। शैवाल जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादकों के रूप में वृहद मात्रा में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थिर करते हैं। शैवाल जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो कि उत्पादन करते हैं, जो कि सौर ऊर्जा को स्थिरीकृत करके रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं तथा प्रकृति के अंदर विशाल मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। धरती पर सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन को मुक्त करने का जो सोर्स है वो शैवाल होते हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करते हैं, शैवाल उत्पन्न करते हैं। ये सवाल सेकंड ग्रेड के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट शैवालों का जो उपयोग है वो भोजन के रूप में किस रूप में किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। इन शैवालों के अंदर कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। स्पाइरुलिना जो है स्पाइरुलिना वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है जो इनका उपयोग चारे के रूप में भी किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, चारे के रूप में भी किया जाता है। इनका उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है।
जो भूरी शैवाल्स होती हैं उनके अंदर आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। इसलिए इस भूरी शैवाल का उपयोग गलगंड रोग, गाइटर रोग के उपचार में भी किया जाता है। जिलेडियम जो शैवाल है उससे पेट से संबंधित बीमारियों की औषधियाँ क्या है बनाई जाती हैं। एगार एगार औद्योगिक उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। एगार एगार बनाने में, एगार एगार जेल बनाने के अंदर जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवालों का उपयोग किया जाता है। एगार एगार बनाने के अंदर, आइसक्रीम के निर्माण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब शैवालों का कुछ नुकसान भी है हानिकारक, वो है जल स्फुटन, प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम में क्या होता है कि कई सारे शैवाल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसकी वजह से जल क्या होता है, दुर्गंधमय हो जाता है और उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जलीय जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसे बोलते हैं जल उफान या वाटर ब्लूम वाली कंडीशन कहा जाता है। कुछ जो शैवाल होते हैं वो शैवाल मछलियों को मार देते हैं। जब उन शैवालों को मछलियाँ खा जाती है, जैसे गंबूजिया मछली जो कि मच्छर को मारती है, वो मछली खा जाती है, तो वो मछलियाँ इन शैवालों की वजह से मर जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा के अंदर बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंदर भारतीय बायोलॉजी का जो जनक है, ब्रायोफाइटा का जो जनक है वो शिवराम कश्यप को, फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी का जो जनक है वो कश्यप को कहा जाता है, शिवराम जी कश्यप को कहा जाता है। जो ब्रायोफाइटा होता है वो पादप जगत का उभयचर कहलाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। इसके जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, छायादार स्थानों पर उगते हैं, छोटे होते हैं तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं। इसके अंदर कौन आते हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा की सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है कि इनका जो पादप शरीर जो है, जो इनका शरीर जो होता है वो थैलस होता है और सत्य मूल, स्तंभ और पर्ण में विभेदित नहीं होता, जड़ पत्ती और तने में विभेदित नहीं होता है। इसमें युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है वो प्रभावी होती है, युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निरूपण करता है। ये भी जड़ें अनुपस्थित होती हैं, इनके अंदर जड़ें अनुपस्थित होती हैं। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाई जाती हैं। राइजोइड्स मूल के स्तंभ के आधार सिरे पर मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं। इनके अंदर सहवन उत्तक का पूर्णतः अभाव होता है, जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। जो ब्रायोफाइटा मॉसिस जो है वो ज़्यादा विकसित होते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर लिवरवर्ट की तुलना में। तो मॉसिस के शरीर जो है वो पर्णिल होता है। कैसा होता है, पर्णिल होता है। इसमें कायिक जनन और लैंगिक जनन दोनों होता है। अलैंगिक जनन का अभाव होता है ब्रायोफाइटा के अंदर, अलैंगिक जनन का अभाव होता है। कायिक जनन जो है वो कंदों के द्वारा, गेमेट्स के द्वारा या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा होता है। इनके अंदर जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्मजीव प्रकार का होता है। इसमें नर जननांग के अंदर पूंधानी होती है तथा मादा जननांग को स्त्रीधानी कहा जाता है। नर जननांग को पूंधानी और मादा जननांग को स्त्रीधानी, एथ्रीडियम और ऑर्किगोनियम कहा जाता है। बंध्य आवरण के अंदर ये दोनों ढके रहते हैं, बंध्य आवरण जैकेट के अंदर ये दोनों ढके रहते हैं। इनके अंदर निषेचन के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जल की उपस्थिति इनके अंदर क्या होती है, अनिवार्य होती है। बिना जल के निषेचन इनके अंदर नहीं हो सकता। और इनके अंदर जो पुंगड़ होते हैं, पुंगड़ जो होते हैं, जो पूंधानी से निकलते हैं, वो रासायनिक गति को दर्शाते हैं, रसायनोवर्तन गति को दर्शाते हैं, स्त्रीधानी की ओर गति करते हैं। निषेचन के बाद में इनके अंदर युग्मनज जो बनता है, उस युग्मनज से बीजाणु उद्भिद पीढ़ी प्राप्त होती है, नई पीढ़ी बनती है बीजाणु उद्भिद पीढ़ी। ये जो बीजाणु उद्भिद पीढ़ी है वो युग्मकोद्भिद पादप पर आश्रित होती है। बीजाणु उद्भिद पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बीजाणु उद्भिद जो होता है ब्रायोफाइटा के अंदर वो युग्मकोद्भिद पर क्या होता है, आश्रित होता है। इसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। बीजाणु उद्भिद जो होता है उसमें जो बीजाणु उद्भिद जो होता है उस बीजाणु उद्भिद के अंदर सारे बीजाणु जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, अर्थात ब्रायोफाइटा जो होता है वो सम बीजाणु होता है। कैसा होता है, सम बीजाणु होता है। बीजाणु उद्भिद के अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो सभी एक प्रकार के होते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा कैसा होता है, सम बीजाणु होता है। अब ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इन 3 वर्गों के अंदर इसको बांटा गया है। हिपेटिकोप्सिडा के अंदर बात करें तो इनका शरीर जो होता है वो चपटा और गुदेदार होता है, चपटा और गुदेदार होता है। इनके अंदर आते हैं लिवरवर्ट्स। क्या आते हैं, लिवरवर्ट्स। हिपेटिकोप्सिडा के अंदर लिवरवर्ट्स आते हैं। इनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है। एंथोसिरोटोप्सिडा का जो शरीर है, एंथोसिरोटोप्सिडा का जो शरीर है वो भी कैसा होता है, चपटा होता है। लेकिन ब्रायोप्सिडा का जो शरीर है वो पर्णिल होता है। कैसा होता है, पर्णिल होता है। हिपेटोक्सिडा जो है, हिपेटिकोप्सिडा, इसका जो मूलाभास होता है एक कोशिक और अशाखित होता है, एक कोशिक और अशाखित होता है। एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर भी सेम मूलाभास एक कोशिक और अशाखित होता है। लेकिन ब्रायोप्सिडा के अंदर जो मूलाभास होता है वो बहुकोशिक होता है और शाखित होता है, बहुकोशिक और शाखित होता है। हिपेटिकोप्सिडा के अंदर क्या पाया जाता है, जो बीजाणु उद्भिद होता है वो सरल होता है, पाद, सीटा और कैप्सूल के अंदर विभेदित होता है। पाद, सीटा और कैप्सूल के अंदर क्या होता है, विभेदित होता है। और हिपेटिकोप्सिडा के अंदर इलेटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेटर्स। पिक्सिया मार्किन्सिया, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इलेटर्स पाए जाते हैं। ये ब्रायोप्सिडा के लिवरवर्ट के सदस्य हैं। एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाइनोइड्स पाए जाते हैं और हरितलवक पाए जाते हैं, हरितलवक और पाइनोइड्स पाए जाते हैं। इनके अंदर जो एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर जो पूंधानी होती है वो अंतर्जात रूप से क्या होती है, उत्पन्न होती है और थैलस के अंदर जो धसी हुई कोशिकाएं हैं उनसे विकसित होती है। पूंधानियां जो है वो थैलस के अंदर धसी हुई कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। और इनका जो बीजाणु उद्भिद होता है वो रेखाकार होता है। कैसा होता है, रेखाकार होता है। बीजाणु उद्भिद कैसा होता है, रेखाकार होता है। इनका बीजाणु उद्भिद जो है वो सरल होता है। कैसा होता है, सरल। पाद, सीटा और कैप्सूल के अंदर विभेदित होता है। जो एंथोसिरोटोप्सिडा के अंदर एंथोसिरो जाता है, ब्रायोप्सिडा के अंदर जो है वो फ्यूनेरिया आता है, स्फेग्नम आता है, फ्यूनेरिया और स्फेग्नम आता है। इनके अंदर कोलुमिला, कैप्सूल के अंदर क्या पाई जाती है, स्तंभिका पाई जाती है, कोलुमिला पाई जाती है। अब ब्रायोफाइटा के उपयोगों के बारे में बात करें तो ब्रायोफाइटा से क्या बनता है, पीट कोयला बनता है। पीट कोयला जो है वो स्फेग्नम से बनता है। किससे बनता है, स्फेग्नम से बनता है। पीट कोयला स्फेग्नम से बनता है।
पदार्थ के रूप में ब्रायोफाइटा का जो उपयोग है वो पैकिंग पदार्थ के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जल धारण क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका उपयोग जीवित पदार्थों को, जीवित पौधों को अन्यत्र भेजने के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। इनके अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक स्फेग्नम के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग घाव पर मरहम पट्टी करने में भी किया जाता है। ब्रायोफाइटा का जो मुख्य पादप है वो अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है, अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी होती है। टेरिडोफाइटा के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है, इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुउद्भिद होता है। जड़, पत्ती और तने में इनका शरीर क्या होता है, विभेदित होता है। लेकिन साइलोटम नाम का एक प्लांट है जिसके अंदर जड़ और पर्ण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे वृक्ष जैसे एजोला और साल्विनिया भी आते हैं, और कुछ पौधे जो बहुत बड़े होते हैं वो भी इनके अंदर आते हैं। इनके अंदर जो लघुपर्णी प्लांट्स हैं जैसे कि सिलेंजिला, इक्विसिडम और लाइकोपोडियम ये भी आते हैं, और बड़े बड़े जो पर्ण होते हैं जैसे कि फर्न, एडियंटम, टेरिस, मार्सिलिया ये भी इनके अंतर्गत आते हैं। तो लघुपर्णी कौन कौन है, इक्विसिडम, लाइकोपोडिया और सिलेंजिला ये लघुपर्णी है, और दीर्घपर्णी कौन होते हैं जैसे कि एडियंटम, टेरिस, मार्सिलिया ये क्या होते हैं, दीर्घपर्णी होते हैं। पादपों में सभी अंगों में सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या पाए जाते हैं, सहवन उत्तक पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। जाइलम के अंदर क्या पाई जाता है, वाहिकाएं पाई जाती हैं। जाइलम के अंदर वाहिकाएं तथा फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएं और चालनी नलिकाओं का अभाव होता है। जाइलम के अंदर वाहिकाओं का अभाव होता है। जाइलम के अंदर टेरिडोफाइटा की जाइलम के अंदर क्या नहीं पाई जाती, वाहिकाएं नहीं पाई जाती, और फ्लोएम के अंदर सहकोशिकाएं और चालनी नलिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। जाइलम के अंदर क्या पाई जाती है, वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। फ्लोएम के अंदर चालनी कोशिकाएं होती हैं, चालनी कोशिकाएं होती है, चालनी नलिकाएं ना होकर क्या होती है, चालनी कोशिकाएं होती हैं। जबकि वाहिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं, जैसे इक्विसिडम, सिलेंजिला और मार्सिलिया इनके अंदर वाहिकाएं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइटा के जीवित वंशों में, टेरिडोफाइटा के जीवित वंशों के अंदर जो कैम्बियम है उस कैम्बियम का क्या होता है, अभाव होता है। अर्थात टेरिडोफाइटा के जीवित वंशों के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि आइसोसिटस और बोट्रिकियम, इनके तने के अंदर कैम्बियम पाई जाती है, इनके अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है। टेरिडोफाइट अपुष्पी पादप होते हैं, इसलिए इनके अंदर फल, फूल और बीज का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टेरिडोफाइटा के अंदर कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक जनन भी होता है। लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर केवल कायिक जनन था और लैंगिक जनन था, लेकिन अलैंगिक जनन का उनके अंदर क्या था, अभाव था। जो प्रथम दो प्रकार के जनन है वो बीजाणुउद्भिद के अंदर, यानी कायिक जनन और अलैंगिक जनन बीजाणुउद्भिद के अंदर, तथा लैंगिक जनन जो है वो युग्मकोद्भिद के अंदर होता है। कायिक जनन जो है इनके अंदर वो पत्रकलिकाओं के द्वारा, गैमेट्स के द्वारा और अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणुधानियाँ जो होती हैं उनके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणुधानियाँ जो है वो पर्णों के ऊपर विकसित होती हैं, जिनको बीजाणुपर्णियाँ स्पोरोफाइल्स कहा जाता है। इनके अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक तो छोटे होते हैं जो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरे बड़े होते हैं जो संख्या में बहुत कम होते हैं। छोटे वाले को हम लघु बीजाणु बोलते हैं और बड़े वाले को गुरु बीजाणु बोलते हैं। तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं और गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु बनते हैं। तो बीजाणु के प्रकार के आधार पर टेरिडोफाइटा के अंदर दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कुछ जो पादप होते हैं टेरिडोफाइटा के वो एक ही प्रकार के बीजाणु बनाते हैं, जिन्हें हम सम बीजाणु कहते हैं, जिसके अंदर इक्विसिडम, लाइकोपोडियम, टेरिस, इक्विसिडम, लाइकोपोडियम और टेरिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, और फर्न, जितने भी फर्न हैं वो सम बीजाणु होते हैं। और कुछ दूसरे होते हैं जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं, छोटे बीजाणु और बड़े बीजाणु, तो उनको हम बोलते हैं विषम बीजाणु, जिसके अंदर सिलेंजिला, आइसोसिटस और मार्सिलिया, सिलेंजिला, आइसोसिटस और मार्सिलिया आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा का जो वर्गीकरण है वो इनको चार भागों के अंदर बांटा गया है। चार वर्गों के अंदर इनको बांटा गया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के अंदर इनको बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं साइलोप्सिडा के बारे में। साइलोप्सिडा के बारे में बात करते हैं, ये सबसे प्राचीन संवहनी प्लांट है, सबसे प्राचीन टेरिडोफाइट्स है, सबसे प्राचीन है। इनका बीजाणुउद्भिद अत्यंत सरल होता है। इनका बीजाणुउद्भिद क्या होता है, अत्यंत सरल होता है। इसके अंदर सभी सदस्य क्या होते हैं, सम बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, सम बीजाणु होते हैं। इनके अंदर ठोस रंभ, आंतरिक रूप से इनकी शाखाओं में ठोस रंभ पाया जाता है। प्रोटोस्टील टाइप के ठोस रंभ इनके अंदर पाया जाता है। लाइकोप्सिडा जो है, लाइकोप्सिडा के अंदर जो बीजाणुउद्भिद है वो मूल, पत्ती और तने में विभेदित होता है। मूल, पत्ती और तने के अंदर विभेदित होता है। इनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, लेकिन आइसोसिटस के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनके बीजाणु जो पर्ण की बीजाणुपर्ण है उनके ऊपर बीजाणुधानियाँ अव्यक्त सतह पर पाई जाती हैं, और इनके अंदर स्ट्रोबिलस यानी शंकु बनते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, शंकु। इनके अंदर सम बीजाणु और विषम बीजाणु दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। स्पिनोप्सिडा के अंदर बात करें तो स्पिनोप्सिडा के अंदर एक ही जीवित सदस्य है, इक्विसिडम। स्पिनोप्सिडा के अंदर कौन है, इक्विसिडम है, इक्विसिडम है। बहुकशा भी इनके अंदर पुमनु पाए जाते हैं। बहुकशा भी क्या होते हैं, पुमनु इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टेरोप्सिडा। जो टेरिडोफाइटा का सबसे बड़ा वर्ग जो है वो टेरोप्सिडा है, जिसके अंदर फर्न आते हैं। क्या आते हैं, फर्न, एडियंटम, टेरिस, मार्सिलिया ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर जड़, पत्ती और तना होते हैं। इनके अंदर भूमिगत राइजोम भी पाए जाते हैं। इनके अंदर सम बीजाणु और विषम बीजाणु दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। इनके अंदर जो पत्तियां होती हैं कुंडलित होती है। कैसी होती है, कुंडलित होती है, जो फर्न का विलक्षण है, लाक्षणिक गुण है। सबसे इंपॉर्टेंट तरुण पर्ण जो होते हैं वो सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं, और इनके पुमनु भी क्या होते हैं, बहुकक्षाभित होते हैं। बहुकक्षाभित पुमनु इनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा का कुछ लाभ देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा का लाभ जो है वो एंजियोटेरिप्स जो है उसका रेबीज के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी पौधे बनाने में इनका उपयोग, गमलों और बगीचों के अंदर फर्न का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग जो है वो चारे के रूप में, उर्वरक के रूप में, एजोला जो है, एजोला का उपयोग वो उर्वरक के रूप में किया जाता है चावल के अंदर।